नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा श्रीवास्तव एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ आपकी अपनी कक्षा लोड स्टार अकेडमी में। आज का हमारा खेल है कबड्डी। ये काफ़ी पॉपुलर है और सभी इस खेल को जानते हैं, लेकिन इस खेल से हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रश्न बनते हैं वो ज़रा उस पे नज़र डालते हैं। तो शुरू करते हैं। कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसमें कई खेलें मिश्रित हैं, जैसे कि रेसलिंग, रग्बी आदि खेलों का मिश्रण इसमें मिलता है। इसका मुकाबला दो दलों के बीच होता है। जहां एक तरफ बहुत ही ज़बरदस्त खेल है, वहीं दूसरी तरफ कसरतों का भी मेल है। समय के साथ इस खेल का बहुत विकास हुआ है। हम देख ही रहे हैं आजकल, है ना, कि बहुत सारे लोग जो हैं कबड्डी की ओर बढ़ रहे हैं और इसमें अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आज ये जो कबड्डी है ये जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर खेले जाने की वजह से कई नौजवान कबड्डी में दिलचस्पी लेने लगे हैं और अपने क्षेत्र के कबड्डी क्लब से जुड़कर कबड्डी के जरिए अपना भविष्य और अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगे हैं। आपको एक बात बता दूं, ये आपको एक चीज़ यहाँ पे फैक्ट अलग से दे रखा है मैंने, ये वाला। ये कबड्डी जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, याद रखना है हमें। इस खेल को विभिन्न जगहों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि तमिलनाडु में कबड्डी को चादू कट्टू, बांग्लादेश में हद्दू, मालदीव में भवतिक या भवातिक, पंजाब में कुड्डी, पूर्व भारत में हुतुतु, आंध्र प्रदेश में चेडुगुडू इन नामों से जाना जाता है। कबड्डी शब्द मूलतः एक तमिल शब्द है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कबड्डी खेल का जो कबड्डी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया शब्द है, तो ये तमिल भाषा से लिया गया शब्द है। कबड्डी जो है वो मिलकर बना है काई पीढ़ी से। काई पीढ़ी, काई जो है उसका अर्थ होता है कलाई या हाथ, पीढ़ी का अर्थ होता है पकड़े रहना या थामे रहना। ठीक है, काई पीढ़ी से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है हाथ थामे रहना या हाथ पकड़े रहना। तमिल शब्द से निकलने वाला यह शब्द उत्तर भारत में जो है काफ़ी मशहूर है। ये कबड्डी का कोर्ट है कुछ इस तरह के से। ये एक मिड लाइन होती है, ये एक पाला अलग है, ये पाला अलग है, दो टीमें आमने सामने खेलती हैं, ये लॉबी है। अच्छा, इसके अलावा किस लाइन को क्या बोलते हैं ये भी अपन आगे चल के देखते हैं। इतिहास देख लेते हैं पहले तो कबड्डी का जो उद्भव है प्राचीन भारत के तमिलनाडु में हुआ था। आधुनिक कबड्डी इसी का एक संशोधित रूप है जिसे विभिन्न जगहों पर कई नामों से जाना जाता है। देखो आपको बता दूं तो जो पहले कबड्डी हुआ करती थी वो मैदान में, मिट्टी में, या फिर जो लकड़ी का बुरादा होता है उसको मिट्टी में मिलाकर एक ग्राउंड तैयार किया जाता था। और आज जो आधुनिक कबड्डी हो रही है उसको मैट पे खेला जाता है। ठीक है, ये विश्व स्तरीय ख्याति, इसको जो है विश्व स्तरीय ख्याति 1936 में बर्लिन ओलंपिक से मिली। 1938 में से कलकत्ता में राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया। 1950 में अखिल भारतीय कबड्डी फेडरेशन का गठन हुआ। ध्यान रखना है आपको, दो नाम अलग अलग मिलेंगे, एक अखिल भारतीय कबड्डी फेडरेशन और दूसरा है अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अखिल भारतीय कबड्डी फेडरेशन का जो गठन हुआ 1950 में हुआ और कबड्डी खेले जाने के लिए मुकर्रर किए गए। ठीक है, अब इसके लिए नियम बनाए गए। कब बनाए गए? 1950 में। इसी फेडरेशन को अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से 1972 में पुनर्गठित किया गया। ठीक है, तो पहले ये किस नाम से था? अखिल भारतीय कबड्डी फेडरेशन। बाद में 1972 में इसी को अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से पुनर्गठित किया गया। इसका प्रथम राष्ट्रीय टूर्नामेंट चेन्नई में इसी साल खेला गया, यानी 1972 में खेला गया। कबड्डी को जापान में भी बहुत ख्याति मिली। वहाँ इस खेल को सुंदर राम नामक एक भारतीय थे जो कि सन 1979 में सबके सामने इन्होंने उस खेल को रखा। कहाँ? जापान में। ये लेके गए थे उस खेल को, ठीक है, कबड्डी को। तो सुंदर राम उस समय एमेच्योर कबड्डी के जो है एशियाई फेडरेशन की ओर से इस खेल को लेकर
जापान गए थे। वहाँ उन्होंने लोगों के साथ मिलकर लगभग 2 महीने तक इसका प्रचार किया। 1979 में 1979 में इस खेल का भारत और बांग्लादेश के बीच का मुकाबला भारत में ही खेला गया था। 1980 में इस खेल के लिए एशिया चैंपियनशिप का आगाज हुआ, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को हराकर इस टूर्नामेंट को जीता। आपको सिर्फ सन याद रखने हैं कि कौन कौन से सन में क्या क्या चीज़ें शुरू हुई, ठीक है। तो ये जो एशिया चैंपियनशिप है वो 1980 में शुरू हुई, ठीक है। इस टूर्नामेंट में इन दो देशों के अलावा, मतलब बांग्लादेश और भारत के अलावा नेपाल, मलेशिया और जापान भी शामिल थे। इस खेल को एशियाई खेल में 1990 में शामिल किया गया। इस दौरान इस खेल को बीजिंग में कई अन्य देशों के बीच मुकाबले के साथ खेला गया था। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ये खेल 2 दलों के बीच होता है। इसमें एक दल आक्रामक यानी रेडर, जो कि रेड करता है। रेड करना मतलब होता है कबड्डी 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 बोल के और सामने वाले के पाले में घुस जाना। दूसरा दल होता है परिरक्षक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफेंडर। डिफेंडर मतलब जो सामने वाला कबड्डी कबड्डी बोल के हमारे पाले में आ रहा है, तो हम जो हुए हम डिफेंडर हुए, हमें बचना है, ठीक है, डिफेंड करना है, उसको पकड़ना, या तो उसको लाइन के उस तरफ नहीं जाने देना या फिर उसको अपने खुद को टच करने से रोकना है। ये होता है परिरक्षक या डिफेंडर, ठीक है। आक्रामक दल से एक एक करके खिलाड़ी परिरक्षक के क्षेत्र में परिरक्षकों को हराने के लिए आते हैं, डिफेंडरों को हराने के लिए आते हैं। डिफेंडरों द्वारा इस एक के बाद एक आते हुए डिफेंडर को पकड़ना होता है। क्या होता है, इसको जो डिफेंडर होते हैं उसे रेडर को पकड़ना होता है। इस खेल का विस्तृत वर्णन अपन आगे देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल कबड्डी जो होती है उसके जो नियम हैं वही लगभग सभी जगह लागू होते हैं। कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दलों में प्रत्येक दल में 7 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान 2 दलों में बराबर भागों में बांटा जाता है। पुरुषों द्वारा खेले जाने वाले कबड्डी का क्षेत्रफल 10x13 होता है। वहीं स्त्रियों द्वारा कबड्डी का मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 8x12 होता है। दोनों दलों में 3-3 अतिरिक्त खिलाड़ी मौजूद होते हैं। कई बार 5 अतिरिक्त खिलाड़ी भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो 3 या 5 आप एक्स्ट्रा जो प्लेयर होते हैं उनको सब्स्टिट्यूट कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये होती है मिड लाइन, जिसको पार करके डिफेंडर जो रेडर होता है वो डिफेंडर के पाले में घुसकर रेड करता है। तो मिड लाइन से 3.75 मीटर दूर एक लाइन होती है जिसको बल्क लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन हो गई बल्क लाइन। इसके बाद इससे 1 मीटर दूर पर होती है बोनस लाइन ये, और इससे 1.75 मीटर दूर पर होती है एंड लाइन, ठीक है। तो ये 4 लाइन याद रखनी है आपको। मिड लाइन, ये बल्क लाइन ये दोनों तरफ होती है, बोनस लाइन दोनों तरफ होती है और एंड लाइन भी दोनों तरफ होती है। साइड में ये जो जगह डली रहती है दोनों तरफ, इसको बोलते हैं लॉबी, ठीक है। और जो लॉबी है, लॉबी की लंबाई होती है 6.5 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 6.5 मीटर है, ठीक। और लॉबी के जस्ट बाद वाली जो लाइन होती है इसको एंड लाइन बोलते हैं, दोनों तरफ सेम। तो अच्छा, लॉबी की जो चौड़ाई होती है ये वाली, ये कितनी है, ये 1 मीटर है। ये टोटल है 8 मीटर चौड़ा। यहाँ से लॉबी को दोनों तरफ 1 मीटर निकाल दो, बीच का 8 मीटर बचता है। यानी अगर अपन देखें तो यहाँ से 1 और 8 9 और 1 10, 10 ये हो गया, और ये वाला हो गया 6.5 और ये 6.5 यानी 13, 10x13 मीटर का ये जो है पुरुषों वाला कोर्ट है। वहीं महिलाओं वाला कोर्ट कितना हो जाता है, यहाँ पे 8 हो जाता है और यहाँ पे 12 हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को याद रखनी है। ये खेल जो है 20-20 मिनट के 2 अंतरालों में खेला जाता है, जिसके बीच खिलाड़ियों को 5 मिनट का हाफ टाइम मिलता है। यानी 20 मिनट का गेम हो गया, उसके बाद 5 मिनट का हाफ टाइम मिलेगा, और उस हाफ टाइम के दौरान दोनों दल जो है अपना अपना कोर्ट बदलते हैं, यानी पाला बदल लेते हैं। इस गेम को खेलते हुए आक्रामक दल यानी रेडर की तरफ से एक खिलाड़ी परिरक्षक दल के कोर्ट में यानी कि डिफेंडर के कोर्ट में कबड्डी 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 कहते हुए जाता है।
इस दौरान जाने वाले खिलाड़ी को एक पॉइंट अर्जित करने के लिए एक सांस में कबड्डी कबड्डी कहते हुए परिरक्षक दल के कोर्ट में जाकर उस दल के एक या एक से अधिक खिलाड़ियों को छूकर जल्दी से वापस आना होता है। ठीक, यदि बिना सांस छोड़े खिलाड़ी विरोधी दल के एक या एक से अधिक खिलाड़ी को छूकर अपने दल में पहुंच जाता है तो उस दल को जो है पॉइंट मिल जाता है। अगर जितने खिलाड़ियों को टच करके आएगा उतने पॉइंट मिलेंगे, ये चीज़ याद रखना है। जाने वाले खिलाड़ी को कबड्डी कबड्डी सिर्फ सांस छोड़ते हुए ही कहना होता है। यदि खिलाड़ी की सांस अपने कोर्ट में आने से पहले टूट जाती है तो उसे आउट करार देकर रेफरी द्वारा मैदान से बाहर कर दिया जाता है। यदि वो एक या एक से अधिक खिलाड़ी को छूकर अपने कोर्ट में बिना सांस लिए पहुंच जाता है तो परिरक्षक दल के खिलाड़ी को के जो छुए गए खिलाड़ी हैं उनको आउट करके, यानी जिनको वो टच करके वापस आता है, उन खिलाड़ियों को आउट करके मैदान से बाहर कर देते हैं। ठीक है, और जो रेडर होता है उनको खिलाड़ियों के अकॉर्डिंग पॉइंट मिल जाते हैं। जितने खिलाड़ी आउट होते हैं उसको उतने पॉइंट मिल जाते हैं रेडर को। इस दौरान परिरक्षक दल के खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच खींची गई रेखा को पार नहीं कर सकते, यानी मिडिल लाइन जो होती है उसको पार नहीं कर सकते। कौन? परिरक्षक, यानी जो डिफेंडर होते हैं वो। इसके साथ ही एक और रेखा खींची होती है जिसे अपने कोर्ट में लौटते समय यदि आक्रामक दल का खिलाड़ी छू भी लेता है और इसके बाद सांस लेने लगता है तो भी उसे आउट नहीं माना जाता। कौन सी रेखा होती है वो? अभी अपन ने 3 रेखाएं देखी थी। ठीक है, चलिए वापस चल के अपन तीनों रेखाओं को देख लेते हैं। ये होता है बल्क लाइन। अगर इस लाइन को छू के आप वापस आए, इस लाइन को छुए बिना अगर आप वापस आए तो आपको आउट माना जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस लाइन को छू लेते हैं और उसके बाद बोनस लाइन टच कर लेते हैं तो आपको 1 अंक बोनस का मिलेगा, और साथ ही आप उसके बाद सांस लेते रहें तो आपको कोई आउट नहीं माना जाएगा। ठीक है, आउट हुए खिलाड़ी अस्थायी रूप से मैदान के बाहर चले जाते हैं। अपने विरोधी टीम के खिलाड़ी को मैदान से बाहर भेज देने पर पॉइंट अर्जन होता है। ठीक है, यानी पॉइंट मिल जाता है। यदि विरोधी दल पूरी तरह से मैदान के बाहर हो जाता है तो सामने वाले दल को 2-2 अतिरिक्त पॉइंट बोनस के तौर पर मिलते हैं। इसे लोना कहते हैं। देखो एक बात याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि लोना किस खेल से संबंधित है। दूसरी चीज़ ये पूछ सकते हैं कि लोना जो है कबड्डी का एक शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखो सपोज़ करो आप जो है कबड्डी खेल रहे हैं और आपकी जो सामने वाली टीम है, आपकी टीम ने उसको हरा दिया। हरा दिया से मतलब उसके पूरे जो खिलाड़ी हैं वो आउट कर दिए और आपकी टीम के खिलाड़ी हैं अभी तो, और टाइम भी बचा है तो फिर आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसको बोलते हैं, जो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं ना, इसको बोलते हैं लोना। खेल के अंत में जिस दल का स्कोर पॉइंट अधिक होता है वो विजेता हो जाता है। इस खेल में होने वाले मैच खिलाड़ी की उम्र और उसके वजन के अनुसार विभाजित होते हैं। इस खेल के दौरान खिलाड़ियों के अतिरिक्त मैदान में 6 औपचारिक सदस्य भी मौजूद होते हैं। उन 6 सदस्यों में कौन कौन है? इनमें एक है रेफरी, 2 एम्पायर तो 3 सदस्य हो गए, एक स्कोरर यानी 4 सदस्य और 2 असिस्टेंट स्कोरर भी होते हैं, यानी 6 सदस्य एक्स्ट्रा होते हैं। कबड्डी के नियम देख लेते हैं अपन। विभिन्न तरह से खेले जाने की वजह से कबड्डी के कई विभिन्न नियम हैं, जिनमें से जो मूल नियम हैं उनको देख लेते हैं अपन। यह एक हाईली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है जिसमें किसी खिलाड़ी का मुख्य उद्देश्य अपने विरोधी दल की कोर्ट में जाकर उन्हें छूकर यानी कॉन्टैक्ट टच करके सफलतापूर्वक वापस अपने कोर्ट में आना होता है। इस दौरान जाने वाला खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी कहते हुए जाता है। प्रत्येक मैच जो है 40 मिनट का होता है, यानी 20-20 मिनट के 2 पार्ट होते हैं और इन 20 मिनट के बीच में 5 मिनट का जो है गैप मिलता है। इस दौरान खिलाड़ी विरोधी टीम के कोर्ट में रेड करता है और रेड करने वाले खिलाड़ी को रेडर कहते हैं। किसी खिलाड़ी द्वारा उसके विरोधी दल में के कोर्ट में प्रवेश करते हुए ही रेड शुरू हो जाती है। रेडर को संभालने वाले विरोधी दल के खिलाड़ियों को डिफेंडर कहते हैं। डिफेंडर के पास रेडर को आउट करने के मौके अव्यवस्थानुसार होते हैं।
किसी भी रेड का अधिकतम समय 30 सेकंड होता है। रेड के दौरान रेडर को कबड्डी कबड्डी का रट लगाना होता है, जिसे चैंट कहते हैं। एक बात याद रखना, ये जो अपन बोलते हैं कबड्डी 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 कबड्डी, इस कबड्डी कबड्डी को क्या बोलते हैं? चैंट बोलते हैं इस रट को, ठीक है। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है। रेडर द्वारा डिफेंडर के कोर्ट में एक बार प्रवेश कर जाने पर रेडर दो तरह से पॉइंट अर्जित कर सकता है। एक तो बोनस पॉइंट और दूसरा टच पॉइंट, यानी या तो बोनस लाइन को टच करके आ जाओ या किसी इंसान को। चलो अपन पॉइंट देख लेते हैं। बोनस पॉइंट, डिफेंडर के कोर्ट में 6 या 6 से अधिक खिलाड़ियों की मौजूदगी में यदि रेडर बोनस लाइन तक पहुंच जाता है तो रेडर को बोनस पॉइंट मिलता है। टच पॉइंट, रेडर द्वारा एक या एक से अधिक डिफेंडर खिलाड़ियों को छूकर सफलतापूर्वक अपने कोर्ट में वापस आ जाने पर टच पॉइंट मिलता है। ये टच पॉइंट छुए गए डिफेंडर खिलाड़ियों की संख्या के बराबर होता है और छुए गए डिफेंडर खिलाड़ियों को कोर्ट से बाहर कर दिया जाता है। टैकल पॉइंट, यदि एक या एक से अधिक डिफेंडर रेडर को 30 सेकंड या 30 सेकंड तक डिफेंडर के कोर्ट में ही रहने को मजबूर कर देते हैं तो डिफेंडर टीम के लिए एक पॉइंट मिल जाता है। मतलब मैं अगर गया कबड्डी कबड्डी बोल के और सामने वाली टीम ने मुझे जो है 30 सेकंड से ज़्यादा अपने कोर्ट में पकड़ के रख लिया है ना, तो मैं आउट हो जाऊंगा और उनको एक पॉइंट मिल जाएगा। इसे बोलते हैं टैकल पॉइंट, ठीक है। चलिए, ऑल आउट, यदि किसी टीम के सभी खिलाड़ियों को उसकी विरोधी टीम पूरी तरह से आउट करके मैदान के बाहर करने में सफल हो जाती है तो इस एवज में जीती हुई टीम को 2 अतिरिक्त बोनस पॉइंट मिल जाते हैं। अभी अपन देख चुके हैं बोनस पॉइंट को, ठीक है। एम्प्टी रेट, जो बल्क लाइन होती है उस लाइन को पार करने के बाद यदि रेडर बिना किसी डिफेंडर को छुए या बिना बोनस लाइन को छुए वापस आ जाता है तो इसे एम्प्टी रेड माना जाता है। एम्प्टी रेड के दौरान कोई भी जो है टीम को कोई भी पॉइंट नहीं मिलता। डू और डाई रेड, यदि किसी टीम द्वारा लगातार 2 एम्प्टी रेड हो जाती हैं और तीसरी एम्प्टी रेड वो जो करने जाता है उस तीसरी एम्प्टी रेड को कहा जाता है डू और डाई, या तो करो या मरो, ठीक है। इस रेड के दौरान टीम को आवश्यक तौर पर या तो बोनस लाइन को टच करना होता है या फिर टच पॉइंट को अर्जित करना होता है, यानी किसी को टच करके वापस आना होता है। ऐसा नहीं करने पर डिफेंडर टीम को एक पॉइंट। देखो, अगर मान लो मैं गया तो मेरी अपने वाली टीम की 2 रेड एम्प्टी हो गई, मतलब खाली हो गई, ना तो मैंने बोनस पॉइंट लिया ना ही मैंने किसी को टच किया और डायरेक्ट आ गया खाली, मतलब मुझे 2 बार कोई पॉइंट नहीं मिले। अब तीसरी बार जो है इसको बोलेंगे डू और डाई रेड, मतलब या तो मर के आना, उनको पॉइंट दे के आना, या तुम पॉइंट लेके आना। इसका मतलब ये होता है करो या मरो। तो मैं जाऊंगा, अब या तो मुझे बोनस पॉइंट लेना पड़ेगा या फिर किसी को टच करके लौटना पड़ेगा। तो अगर मैं ये दोनों पॉइंट नहीं हासिल कर पाता हूँ तो ये क्या होता है, मैं तो वापस आ जाऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में जो सामने वाली टीम है उसको एक पॉइंट मिल जाएगा अगर तीसरी रेड भी एम्प्टी गई यानी खाली रेड गई तो, ठीक है। इसको बोलते हैं डू और डाई रेड। आगे बात करें सुपर रेड, जिस रेड में रेडर 3 या 3 से अधिक पॉइंट अर्जित करता है उस रेड को सुपर रेड कहा जाता है। ये 3 पॉइंट बोनस और टच को मिलाकर भी हो सकते हैं या फिर सिर्फ टच पॉइंट भी हो सकते हैं। या तो 3 लोगों को एक खट्टा मार के आ जाओ या फिर एक बोनस पॉइंट ले लो, 2 लोगों को मार के आ जाओ तो 3 पॉइंट मिल गए, तो इसको बोलेंगे सुपर रेड। सुपर टैकल, यदि डिफेंडर टीम में खिलाड़ियों की संख्या 3 या 3 से कम हो गई, मतलब या तो सामने वाली टीम में 3 लोग हैं या 2 लोग हैं या 1 लोग है, ठीक है, उस कंडीशन में वो टीम किसी रेडर को संभालने और आउट करने में सफल हो जाती है तो इसे सुपर टैकल कहा जाता है। सुपर टैकल के लिए डिफेंडर टीम को एक अतिरिक्त पॉइंट भी मिलता है। मतलब अगर सामने वाला जो है मैं गया और उस सामने पाले में सिर्फ एक ही बंदा है और उसने मुझे पकड़ लिया या कैसे भी उसने मुझे जो है अपने पाले में नहीं लौटने दिया तो उसको जो है एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और 1 पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा मेरा और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, ठीक है, तो उसको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। इस पॉइंट का इस्तेमाल आउट किए हुए खिलाड़ी के पुनर्जीवन के लिए नहीं किया जा सकता। ये बात आपको याद रखना है यहाँ से। मतलब सुपर टैकल का जो 1 पॉइंट होता है
वो पॉइंट मिलता है, उससे आप किसी खिलाड़ी को जो है वापस नहीं बुला सकते उस पॉइंट के ज़रिए। बाकी अगर मान लो आपने रेडर को पकड़ लिया, रेडर मर गया, आपको 1 पॉइंट मिल गया, उस कंडीशन में आप एक खिलाड़ी को बुला सकते हैं। चलिए विश्व स्तरीय जो कबड्डी, इंटरनेशनल कबड्डी है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस देख लेते हैं। विश्व स्तरीय विश्व कप के दौरान कबड्डी की नियमावली कुछ अलग होती है और इसके नियमावली के जो प्रमुख अंश हैं वो नीचे अपन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ग्रुप स्टेज के दौरान अगर कोई टीम अपने विरोधी टीम को मैच में 7 पॉइंट से अधिक कई मार्जिन से हराता है, जो जीतने वाली टीम को 5 लीग पॉइंट मिल। अगर मान लो 2 टीमें खेल रही हैं, एक के 10 जब गेम ओवर हुआ और जब रिज़ल्ट देखा गया तो टीम ए को 10 पॉइंट मिले और टीम बी को 18 पॉइंट मिले, यानी 7 पॉइंट है 17 या 18, 17 से ज़्यादा 7 पॉइंट से अधिक, तो जो जीतने वाली टीम है उसको 5 लीग पॉइंट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, हारने वाली टीम को कोई भी पॉइंट नहीं दिया जाता है। और अगर ये जो मार्जिन है यानी 10 उसके 10 हैं और मेरे 12, 13 या 17 से कम है, 7 से कम है, तो मुझे जो है वो 5 पॉइंट मिलेंगे और उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा, मुझे 5 ही मिलेंगे उस कंडीशन में भी, और सामने वाली टीम को, हारने वाली टीम को 1 लीग पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है। किसी मैच के टाई हो जाने पर दोनों टीमों को 3-3 लीग पॉइंट दिए जाते हैं। ग्रुप मैच के टाई हो जाने के बाद कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाएगी, इसका निर्णय एक तरह से डिफरेंशियल स्कोर, डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस निकालते हैं उस स्कोर का। कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। किसी टीम के लिए ये स्कोर उसके द्वारा कुल अर्जित पॉइंट और कुल स्वीकार्य पॉइंट के अंतर से पता चल जाता है। अधिकतम डिफरेंशियल स्कोर पाने वाली टीम, अर्जित पॉइंट मतलब अर्निंग पॉइंट और स्वीकार पॉइंट मतलब जो एक्सेप्ट पॉइंट। देखो अर्जित पॉइंट और स्वीकार्य पॉइंट में दोनों अलग अलग हैं, इनमें डिफरेंस क्या है अपन देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं गया रेड करने, मैं वहाँ पे 2 खिलाड़ियों को जो है टच करके आ गया तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए, ये हो गया अर्जित पॉइंट। और अगर मान लो मेरे पाले में कोई आया और मैं उसको 30 सेकंड से ज़्यादा उसको रोक के रखा, तो मुझे जो पॉइंट मिलेगा उसको बोलेंगे हम स्वीकार्य पॉइंट। ठीक है। यदि डिफरेंशियल स्कोर में 2 टीमों का स्कोर बराबर आ जाता है, डिफरेंशियल देखा जाएगा टाई की कंडीशन में, लेकिन अगर टाई कंडीशन के बाद डिफरेंशियल स्कोर भी सेम है, इक्वल है, तो ऐसे हालात में जो है कुल स्कोर देखा जाएगा और जिसके भी पॉइंट अधिक होंगे उस टीम को सेमीफाइनल में भेजा जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम क्या होता है, यह नियम विश्व कप में फाइनल और सेमीफाइनल मैच के दौरान मौजूद होता है। फाइनल और सेमीफाइनल के दौरान 40 मिनट का मैच यदि टाई हो जाता है तो खेल को एक्स्ट्रा समय, अतिरिक्त समय के लिए बढ़ाया जाता है। किसी सेमीफाइनल या फाइनल मैच के टाई हो जाने पर 7 मिनट अतिरिक्त मैच खेला जाएगा। ये जो समय है 2 भागों में 1 मिनट के ब्रेक के साथ जो है रहता है, यानी 7 मिनट टोटल मिलेगा, उसमें 1 मिनट का ब्रेक होगा और 3-3 मिनट के जो है 2 मैच खेले जाएंगे। अपने 12 खिलाड़ियों के दल में से जो 10 या 12 खिलाड़ी होते हैं उनमें से कोई भी 7 खिलाड़ी बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ जो दोनों टीमें हैं वो 7 मिनट के मुकाबले के लिए आमने सामने उतरती हैं। इस दौरान किसी भी टीम के कोच को टाइम आउट की जो है कोचिंग की इजाज़त नहीं होती। हालांकि क्या होता है इस कंडीशन में कि लाइन एम्पायर या असिस्टेंट स्कोरर की अनुमति से कोच टीम के साथ रह सकता है। ठीक है। अतिरिक्त समय के दौरान सिर्फ एक खिलाड़ी के प्रतिस्थापन की आज्ञा होती है, मतलब अगर एक आउट हो गया, जैसे आपकी टीम के 3 आउट हो गए, तो आप उनमें से किसी भी एक को ही जो है वापस अपनी टीम में ला सकते हैं। ठीक है। तो खिलाड़ी की ये प्रतिस्थापन सिर्फ 1 मिनट के ब्रेक के दौरान हो सकता है। प्रतिस्थापन का मतलब ये भी है, मान लो जैसे 7 खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनमें से किसी एक की कंडीशन सही नहीं है तो वो उसको 3 मिनट तो खेलना ही है, 3 मिनट बाद आप उसको चेंज या रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। जो आपके बाहर सब्स्टिट्यूट बैठे हैं, सब्स्टिट्यूट मतलब एक्स्ट्रा खिलाड़ी बैठे हैं, उनसे आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। यदि इन 7 मिनट के बाद भी मैच टाई ही रहता है तो गोल्डन रेड रूल का इस्तेमाल होता है। अब ये गोल्डन रेड रूल क्या है, इस दौरान एक टॉस होता है, टॉस जीतने वाली टीम को गोल्डन रेड का मौका मिलता है। इस दौरान वॉक लाइन को बोनस लाइन माना जाता है। जो पहली लाइन होती है मिड लाइन के बाद अगली लाइन, उसी को बोनस लाइन माना जाता है। दोनों दलों को एक बार जो है इसका मौका मिलता है। इसके बाद भी यदि टाई की अवस्था बनी रहती है
तो फिर टॉस के ज़रिए जो है जीत और हार का फैसला किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इतना समझ आया। अब देखते हैं अपन इसके टाइप की कबड्डी कितने प्रकार की होती है। तो भैया अपन ने एक ही कबड्डी खेली है, लेकिन इसके भी 4 मुख्य प्रकार हैं, ठीक है। और इन प्रकारों को भारत के अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है, और उसी ने इन प्रकारों को बताया है। इस कबड्डी में खिलाड़ियों के पुनर्जीवन का नियम होता है। यह पहला प्रकार है संजीवनी कबड्डी, ठीक है। इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। जैसे कि संजीवनी बूटी आपने सुना हो, पुनर्जीवन, इसी तरीके से ये संजीवनी कबड्डी है। तो पुनर्जीवन का जो है नियम होता है इसमें। विरोधी दल के खिलाड़ी को आउट करने पर आक्रामक दल से बाहर हुए खिलाड़ी में से कोई एक को पुनर्जीवन मिल जाता है, और वह अपने दल की तरफ से फिर से खेलने लगता है, ठीक है। ये खिलाड़ी भी 40 मिनट ये जो खेल है वो भी 40 मिनट का होता है, जिसे खेलने के दौरान एक 5 मिनट का हाफ टाइम मिलता है। 2 दलों में 7-7 खिलाड़ी मौजूद होते हैं, और 2 दल अपने विरोधी के सभी खिलाड़ियों को आउट कर देता है। जो भी दल कर देता है ऐसा, उसे बोनस तौर पर अतिरिक्त 4 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अमर स्टाइल कबड्डी एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन द्वारा आयोजित ये खेल, यह जो है ये तीसरा प्रारूप है। अभी अपन दूसरा प्रारूप जो है उसको मैंने अलग से समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा वो हटके है, इसीलिए पहले तीसरा और चौथा देख लेते हैं। तो तीसरा प्रारूप है, ये प्रारूप अक्सर संजीवनी प्रारूप की तरह ही होता है, जिसमें समय अवधि तय नहीं होती है। इस तरह के खेल में आउट होने की जो खिलाड़ी हैं उनको मैदान से बाहर नहीं जाना पड़ता। आउट होने वाला खिलाड़ी मैदान में ही रह के खेल खेल सकता है। आउट के करने के एवज में जो रेडर होता है या आक्रामक दल होता है उसको 1 पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो जैसे 2 पाले हैं, 2 टीमें खेल रही, टीम ए और बी। एक ही साइड से बंदा गया रेड करने, तो वहाँ बी जो टीम है उसके 3 लोगों को जो है टच करके आ गया, तो हमें जो है टीम ए को वो 3 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन बी टीम है जो उसके तीनों जो खिलाड़ी थे वो कोर्ट से बाहर ना जाके कोर्ट में ही बने रहेंगे। इस तरीके से ये जो खेल है वो चलता रहता है। चौथा जो है प्रारूप है वो है पंजाबी कबड्डी। ये कबड्डी का जो है ये खेल अलग ही है बाकी तीनों से। ये एक वृत्तीय परिसीमा यानी सर्कुलर फॉर्म में होता है, और उस व्रत का जो व्यास है वो होता है 72 फीट। यानी जो मिडिल लाइन होती है, मिडिल लाइन उसकी लंबाई होती है 72 फीट, ठीक है। तो आपको याद रखनी है ये चीज़, यानी 36 फीट की एक रेडियस लेके हमें एक गोला बनाना होता है, और उस गोले में जो सेंटर लाइन होती है उसको व्यास बोलते हैं। वो होता है 72 फीट, और 72 फीट के बाद 2 पाले बन जाते हैं, ठीक। इस कबड्डी की 3 शाखाएं हैं, लंबी कबड्डी, सांची कबड्डी और गूंगी कबड्डी, ठीक है। इसके अलावा जो हमने दूसरा पार्ट जो है इसका दूसरा प्रारूप वो देख लेते हैं। आपको अलग से बताना था क्योंकि वो तीनों लगभग सेम ही थे। कबड्डी की ये जो दूसरा प्रारूप है इसमें दोनों दलों में 7-7 खिलाड़ी मौजूद होते हैं। खेल के इस प्रारूप में खिलाड़ियों को पुनर्जीवन नहीं मिलता, यानी किसी भी दल का एक खिलाड़ी एक बार खेल के दौरान मैदान से आउट होकर बाहर जाता है तो वह तब तक बाहर रहता है जब तक खेल खत्म ना हो जाए। इस तरह जो दल अपने विरोधी दल के सभी खिलाड़ियों को मैदान से बाहर करने में सफल हो जाता है उस दल को 1 पॉइंट मिलता है। इस तरह से खेल 5 या 7 पॉइंट तक चलता है, यानी पूरे खेल में 5 या 7 मैच होते हैं। इस तरह से मैच के दौरान समय सीमा तय नहीं होती, इसीलिए इसको जो है अलग से जैमिनी स्टाइल कबड्डी को अलग से बताया मैंने आपको। चलिए मुकाबले देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो कबड्डी विभिन्न उम्र के लोग जो हैं विभिन्न स्तर पर खेल सकते हैं। इस वजह से इसमें कई बेहतरीन मुकाबले जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होते हैं। उन मुकाबलों में देख लेते हैं कौन कौन से। एशियन गेम्स, ये इस खेल को एशियन गेम्स में जो है 1990 से खेला जा रहा है, यानी पहली बार 1990 में खेला गया। भारत की कबड्डी टीम इस मुकाबले में 7 स्वर्ण पदक जीत चुकी है। बांग्लादेश ने भी अपना प्रदर्शन इस मुकाबले में बहुत अच्छा किया और अपना नंबर जो है दूसरे स्थान पर फिक्स कर लिया है।
एशिया कबड्डी कप। एशिया कबड्डी कप भी बहुत मशहूर टूर्नामेंट है। ये प्रतिवर्ष सिलसिलेवार ढंग से 2 बार आयोजित किया जाता है, यानी जो ये है ये सन 2011 में इसका अभिषेकात्मक मुकाबले यानी कि स्टार्टिंग, ठीक है, शुरुआत कब से हुई, 2011 से हुई और पहला मुकाबला जो है ईरान में किया गया था। इसके एक साल बाद 2012 में एशिया कबड्डी कप का आयोजन पाकिस्तान के लाहौर में किया गया था। देखो ये 12 वाला क्यों इम्पोर्टेंट है ये देख लेते हैं अपन, क्योंकि ये कहाँ हुआ, पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान के कहाँ हुआ, लाहौर में, ठीक है, ये दूसरा ही था, यानी 11 से शुरू हुआ और 12 में पाकिस्तान लाहौर में हुआ। ये जो है 1 नवंबर 2012 से 5 नवंबर 2012 तक खेला गया, जिसमें एशिया महादेश में आने वाले सभी देशों ने भाग लिया था। इस टूर्नामेंट को एक तकनीकी चाल की सहायता से पाकिस्तानी टीम ने जीत लिया था, ठीक है, इसीलिए ये 2012 वाला मैंने इसमें फैक्ट डाला था। विमेंस कबड्डी जो है विश्व कप महिला खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय टूर्नामेंट है। इसे पहली बार भारत के पटना राज्य में सन 2012 में आयोजित किया गया था। भारतीय महिला टीम ने इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले के दौरान ईरान को हराकर विश्व स्तर पर अपना नाम दर्ज किया था। इसके बाद 2013 के मुकाबले में डेब्यू की हुई न्यूजीलैंड टीम को हराकर भारतीय महिला टीम ने फिर एक बार फतह का परचम लहराया था, ठीक है। तो ये वुमेन्स कबड्डी हो गई। आगे देखते हैं कबड्डी विश्व कप। कबड्डी विश्व कप यानी वर्ल्ड कप कबड्डी का जो है सबसे अहम मुकाबला है, जिसमें विश्व के सभी देशों की टीमें भाग लेती हैं। पहली बार 2004 में इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, इसके बाद 7 में खेला गया और फिर 3 साल बाद, यानी 4 के बाद 3 साल बाद, फिर 3 साल बाद, 4 और 3 7 और 3 10 में खेला गया। 10 के बाद से ये जो है हर वर्ष खेला जाता है। पहले बस 4 के बाद 2 बार 3-3 साल का गैप हुआ है, उसके बाद हर वर्ष खेला गया है। भारत विश्व कप के सभी टूर्नामेंट को जीतता रहा है। 2016 में विश्व कप का जो आयोजन है वो गुजरात के अहमदाबाद में किया गया था। पॉइंट याद रखना है कि जो है कबड्डी का वर्ल्ड कप 2016, या ये पूछा जाएगा गुजरात के अहमदाबाद में कबड्डी वर्ल्ड कप कब हुआ, तो 2016 में हुआ था। इस टूर्नामेंट में 12 देशों ने भाग लिया था। इस टूर्नामेंट में भी भारतीय टीम के अनूप कुमार की कप्तानी में जो है जीत लिया था भारत ने। अब ये अनूप कुमार कौन है आगे चल के देखेंगे अपन। इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में भारत ने ईरान की टीम को 38-29 के स्कोर से हराया। भारतीय कबड्डी टीम विश्व भर में सबसे अधिक सफल टीम के रूप में सामने आई है। इस विश्व कप में पाकिस्तान को किन्हीं राजनीतिक कारणों से आमंत्रण नहीं दिया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि 2016 में जो है सभी विश्व कप जो कबड्डी हुई थी, कबड्डी विश्व कप हुआ था भारत में, उसमें सभी टीमों को बुलाया गया था, लेकिन कौन सी टीम को नहीं बुलाया गया था, तो पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया था। प्रो कबड्डी लीग, ठीक है, PKL, जो जैसा कि IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग, वैसा ही 2014 से चालू हुआ था प्रो कबड्डी लीग, ठीक। तो इसका जो आयोजन है ये सीधा प्रसारण आपका स्टार स्पोर्ट्स और भी कई चैनल हैं स्टार के, उन पे किया जाता है। और लगभग जो पहली बार किया गया था तो लगभग 435 मिलियन दर्शकों द्वारा इसको देखा गया, और इसका जो पहला मैच है लगभग 86 मिलियन दर्शकों द्वारा देखा गया था। इसके अलावा एक और जो लास्ट है वो है UK कबड्डी कप। इस खेल में इंग्लैंड में भी बहुत ख्याति है, इस खेल को जो है बहुत ख्याति मिली है वहाँ, जिस वजह से वहाँ UK कबड्डी कप का आयोजन होने लगा है। सन 2013 में इसका आयोजन कई राष्ट्रीय दलों के साथ किया गया। इन दलों में भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा आदि भी भागीदारी जो इनकी भागीदारी है वो देखने को मिलती है। इस टूर्नामेंट में पंजाब की वृत्तीय सर्किल स्टाइल कबड्डी, जो अभी मैंने बताया था सर्किल स्टाइल कबड्डी सिर्फ पंजाब में होती है, उसी की जो स्टाइल में ये UK कबड्डी कप होता है, यानी कि 72 मीटर जो है आपका रेडियस होना चाहिए, व्यास होना चाहिए, यानी लगभग 36 मीटर रेडियस। तो आपको याद रखना है, एक सर्किल बनाया जाता है और मैं आपको समझा चुका हूँ ये क्या है। हाँ, एक चीज़ और बच जाती है, विश्व कबड्डी लीग का जो गठन है 2014 में हुआ। इन लीग में 8 दल और 4 देशों का जो है सम्मेलन देखा गया। इस देश में कनाडा, इंग्लैंड, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं,
और इस लीग की कुछ टीमों के जो मालिक हैं पूर्णतः या आंशिक रूप से कई अभिनेता हैं, और इन अभिनेताओं में जो है अक्षय कुमार हैं जिनकी जो टीम है वो है खालसा वॉरियर्स, रजत बेदी हैं जो पंजाब थंडर जिनकी टीम है, सोनाक्षी सिन्हा हैं इनकी टीम का नाम है यूनाइटेड सिंहंस, और यो यो हनी सिंह का जो टीम है उसका नाम है यो यो टाइगर्स। इसके अलावा और भी बहुत सारी टीमें हैं। ठीक है, इस लीग का जो है स्टार्टिंग है सीज़न वो 2014 के अगस्त से दिसंबर के महीने के बीच खेला गया था, जिस में टीम यूनाइटेड सिंहंस जो कि किसकी है, सोनाक्षी सिन्हा की है, इसने इंग्लैंड के बर्मिंघम का जो है बर्मिंघम के साथ जो है मैच खेला था, और इसमें यूनाइटेड सिंहंस की जीत हुई थी। ठीक, अब अपन जो महारथी खिलाड़ी देख लेते हैं। ये हैं प्रदीप नरवाल जो कि हरियाणा से हैं, रोहित कुमार ये भी हरियाणा से हैं। आपको सिर्फ नाम याद रखना है। ये हैं अनूप कुमार जिन्होंने जो है अपनी टीम को, इंडियन टीम को जिताया था। ये जो अनूप कुमार हैं ये भारत के ही हैं, और ये कहाँ के हैं इसकी जानकारी अभी नहीं मिलती है मुझे। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पर एक खिलाड़ी और हैं अपने इंडिया के अलावा, वो हैं जेंग कुन ली जो कि साउथ कोरिया के, ये भी काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं। कुछ महिला खिलाड़ियों की बात करी जाए तो ममता पुजारी जो कि करकला तालुक उडप्पी जिला का नाम है उडप्पी जो कि कर्नाटक में है, ये वहाँ से हैं ममता पुजारी। तो आपको याद रखना है ममता पुजारी कर्नाटक से हैं। अभिलाषा म्हात्रे ये जो हैं मुंबई से हैं। ठीक है, और किशोरी दिलीप शिंदे ये भी मुंबई से हैं। सोनाली विष्णु सिंगेट ये भी मुंबई से हैं। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा खिलाड़ीज देख लेते हैं 4-5, जिनमें विशाल भारद्वाज हैं जो कि तेलुगु टाइटंस से खेलते हैं, सचिन तलवार हैं, और नितिन रावल हैं, प्रदीप नरवाल हैं, नितिन तोमर हैं। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं कि ये जो खिलाड़ी हैं ये कबड्डी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा जो कबड्डी है, इस कबड्डी को हमने कंप्लीट कर लिया है। आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी मटेरियल बनता है सारा मटेरियल आपको यहाँ पे मैंने दे दिया है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कीजिए, आपके सभी कमेंट्स के आंसर आपको दे दिए जाएंगे। मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में अगले खेल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।